Hello student, myself PC Rathore, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम हेलिक्स इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो फेमस है फॉर जेई एंड नीट कोचिंग के लिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर और हमारे पास है सेट 3। तो बाकी के जो सेट्स हैं मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन ही हर सेट में डिफरेंट है। तो जो सेक्शन ए है इसमें आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इज फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। हमें पता है कि जो कॉट इनवर्स है उसकी रेंज 0 से पाई के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद है, एक ऐसा एंगल जिसके लिए कॉट की वैल्यू -1/√3 आए वो 120 डिग्री दैट इज 2π/3 रेडियंस है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक आपके पास मैट्रिक्स 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एंट्रीज आपको गिवन है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते 1 × 5 × -2 तो आंसर हो जाता -10। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो है K विच इज ए कांस्टेंट स्केलर। तो हमें जो चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ A, तो दिस इज K इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जो K है वो एक कांस्टेंट है, तो ये आपके पास K⁴n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन B इज करेक्ट। तो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0 वो सब सेम होना चाहिए। तो आपके पास 1 = लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin square of ax upon x²। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 = लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax upon x इंटू sin ax upon x। तो हमें फॉर्मूला पता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin θ/θ इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपने a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू बन गई 1, इसकी वैल्यू बन गई 1। तो 1 = a²। तो आपके पास a की वैल्यू अवेलेबल होगी +1 -1। तो जो आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन सी। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट, लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट, इनकी वैल्यू कैलकुलेट की गई। तो 2x² - 60 = 18 + 20। तो 2x² की वैल्यू आपके पास आ गई 98, x² की वैल्यू 49। तो जो x है उसकी वैल्यू ±7। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आपको A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो फॉर्मूला लगाया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is probability of A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास 0.9 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.4। हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी का सम फाइंड आउट करना है। तो वी कैन से 0.9 पी ए को आप 1 माइनस पी नॉट ए, पी बी को 1 माइनस पी नॉट बी माइनस 0.4। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.4 माइनस 0.9। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर विल बी 0.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है आपको, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको पता है जब आप ए क्यूब करेंगे तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हीं का रोल आएगा। तो आपके पास अगर ए है x 0 0 0 y 0 0 0 z, तो a रेज टू पावर n विल बी x रेज टू पावर n 0 0 0 y रेज टू पावर n 0 0 0 z रेज टू पावर n। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो यहाँ पे 5 5 और 5 का जो क्यूब है 125। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है दिस इज द सिंबल फॉर ट्रांसपोज। तो हमें पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो दिस ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is from the chapter area under the curve। तो y इक्वल्स टू x मॉड x का अगर आप ग्राफ बनाएं तो जब x पॉजिटिव होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x की जगह माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो बिटवीन द लाइंस x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन बना, तो जितना एरिया यहाँ पे उतना ही एरिया यहाँ पे बन जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है इज 2 टाइम्स 0 to 2 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2/3 इंटू एक्स क्यूब, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 2/3 इंटू 8, तो जो आंसर आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है आपको वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हमें बताया जाता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होता है एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 2 यानी इंटीग्रल वैल्यू पे चेक करना है। तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस भी होगा और नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसके लिए आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जिस बच्चे को ये क्लिक कर गया बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
जिसको क्लिक नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्विंग में यहाँ पे टाइम लगना है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर लें। जो cos ऑफ 2x है वो लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos ऑफ 2 थीटा सेम फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको डिवाइड करना है cos x माइनस cos थीटा से। अगर ये क्लिक कर गया क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 का रोल कॉमन, ये -1 + 1 कैंसिल, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा फैक्टराइजेशन, cos x प्लस cos थीटा, cos x माइनस cos थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। तो आपके पास जब ये कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x की इंटीग्रेशन sin x, cos थीटा आपके पास कांस्टेंट की तरह काम करेगा, dx की इंटीग्रेशन x साथ में प्लस c। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास फ़ायदा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2x होती है। 5 का रोल कंपनसेट करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड किया अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। तो ये जो है 5x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 10x। तो ये इंटीग्रेशन आ गई 1/5 log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। तो जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज log 6 माइनस log 1, log 1 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/5 इंटू log ऑफ 6। तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे स्लोप के बारे में बात की जा रही है, और जो स्लोप होती है वो डेरिवेटिव को ही हम स्लोप कहते हैं। यानी जो dy/dx है विच इज -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये है आपके पास स्लोप। हमें इसके मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करनी है, यानी मुझे डेरिवेटिव का रोल लेके आना है। तो dm/dx इज -6x प्लस 6 एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, डेरिवेटिव 0। तो जब आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो जब x 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो y की वैल्यू आएगी -1 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 21 माइनस 10। तो x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट -10। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन ए आ गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14 इज फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरह लिखना पड़ेगा। तो जो आंसर है सभी में x इन्वॉल्व हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे dx/dy को चेंज करना चाहिए dy/dx के फॉर्म में। तो दिस इज -x प्लस y cos x अपॉन 1 प्लस sin x। फॉर्म आप लोगों को याद है। तो dy/dx प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू वाई इक्वल्स टू -x अपॉन 1 प्लस sin x। जब आप इसको dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू अवेलेबल हो गई cos x अपॉन 1 प्लस sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर
का फॉर्मूला e रेज टू पावर p dx। p मुझे पता है, तो 1 प्लस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, तो दिस इज e रेज टू पावर लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी, तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 प्लस साइन एक्स, दैट इज ऑप्शन बी। ये स्लाइटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर इससे पहले आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज फ्रॉम द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दे रखी हैं वो कंस्ट्रेंट बता रही है इनइक्वलिटी में जो साइन है वो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है। तो जब आप पहली इनइक्वलिटी में x को 0 y को 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन 10 विच इज ट्रू, तो फिजिबल रीजन के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, मगर x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब कंस्ट्रेंट नंबर 2 के लिए जाएं हम, तो जब आप x को 0 y को 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन 15, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपके पास तो जो कॉमन सोल्यूशन आया वो ये आया आपके पास। तो जो फिजिबल रीजन बन रहा है वो है O A C E, या A से स्टार्ट करके A O E C, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फिजिबल रीजन मार्क करना था इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात की गई है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इज 2। नाउ ऑर्डर इज 2, और जो डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर जो कि 1 है। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, इसके सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 है, इनका सम पूछा जा रहा है। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए चीज़ें दे रखी हैं, जो बच्चा कंफ्यूज हो गया वो बहुत सारी इसमें अपनी जो एनर्जी और टाइम वेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स। तो आपके पास 2 वेक्टर हैं ए बी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाई आपने, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, और ये वैल्यू है 512। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, ये कैंसिल। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये 512 है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कर दोगे तो 9 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 512। तो ये बचा 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 512। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 8 है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका 3 टाइम्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा 24। तो आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो डॉट प्रोडक्ट की सिंपल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास ए बी वेक्टर गिवन है। तो जो ए बी वेक्टर है इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड दिस इज गिवन एज वेक्टर ए। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी चाहिए। तो वी कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज ए वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के लिए हमारे पास दिस इज गिवन एज 2i माइनस 3j। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के लिए माइनस 4i प्लस 5j। तो दिस इज 2 माइनस 4i प्लस j के साथ 5 माइनस 3। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अवेलेबल हो गया, -2i प्लस 2j, यानी जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एट द पॉइंट -2, दैट इज ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फिजिबल रीजन इन्होंने मार्क करके दे रखा है। तो आपके पास पहली सिचुएशन ग्रेटर का साइन, दूसरी सिचुएशन में भी ग्रेटर का साइन, यानी जब मैं x को 0 y को 0 पुट करूँगा जो फिजिबल रीजन आएगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। तो एक रीजन मुझे यहाँ पे दिखा रखा है विच इज़ टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये फॉल्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो असर्शन है वो फॉल्स है। बाकी मैं रीजन चेक ही नहीं करूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 is from the chapter relations and function। तो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है f(x) = x²। तो जब मैं x को नेगेटिव पुट करूँगा या x को पॉजिटिव पुट करूँगा वैल्यू विल बी सेम, यानी मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो मैनी वन बन जाएगा। अगर मैनी वन बन गया तो वो ऑन टू नहीं हो सकता, यानी कि जो असर्शन है वो ट्रू है। अब y = -1 हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी इसकी जो रेंज निकलनी है वो आपके पास निकलनी है पॉजिटिव वैल्यू 0 to 1। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो फंक्शन है आपके पास दिस इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि फिर से ये ऑन टू नहीं है। मगर जो रीजन है उसमें हमारे पास रेंज के बारे में बात की गई है। ऑन टू के लिए मुझे 1 भी चेक करना पड़ता है, यानी रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो ये हो गया अभी हमारे पास सेक्शन ए का डिस्कशन, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेक्शन बी में हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी। तो हमारे पास ये फंक्शन, इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए तो आपके पास x² -3 लाई करना चाहिए -1 से 1, मीन्स x² की जो वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए 2 से 4। अब आप इनइक्वलिटी सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू जो आएगी वो -2 से -√2 और √2 से 2 के बीच में आएगी। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे, तो इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना चाहिए था। y = x² का ग्राफ, फिर इसकी वैल्यू जो लाई करवानी थी वो हमें लाई करवानी थी 2 से 4 के बीच में। तो ये 2 वाली लाइन, ये 4 वाली लाइन, तो यहाँ से ये आपके पास x की वैल्यू अवेलेबल हो जाती। यही आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो आपके पास जो डोमेन आई x की वैल्यू -2 से -√2 और √2 से 2। क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रॉम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आपके पास एक स्फीयर है जो कि हॉलो है और उसके 2 डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई r आउटर का क्यूब माइनस r इनर का क्यूब। अब जब हम रेडियस को चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज होगा, मगर इन्होंने लिखा है वॉल्यूम इज कांस्टेंट,
यानी जो dv बाई dt है वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब अगर बाहर का रेडियस भी बढ़ रहा है, अंदर का भी रेडियस बढ़ रहा है, वॉल्यूम इसलिए कांस्टेंट है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो dv बाई dt 0 है। तो 4/3 पाई 3 r0 का स्क्वायर dr0 बाई dt माइनस 3 r इनर का स्क्वायर dri अपॉन dt। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं। तो हमें इनर रेडियस का इंक्रीज दे रखा है, हमें आउटर रेडियस का इंक्रीज चाहिए, यानी मुझे dr0 बाई dt की वैल्यू निकालनी है। तो dr0 बाई dt इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 के साथ इक्वेट करके। तो दिस इज r इनर का स्क्वायर r आउटर का स्क्वायर डिवाइड कर देगा dri बाई dt। अब वैल्यूज पुट कर दें। किस इंस्टेंस पे? जब हमारे पास आउटर रेडियस इनर रेडियस की वैल्यू अवेलेबल है। तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास 4 और यहाँ पे 16 और ये वैल्यू दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके पास जो वॉल्यूम का चेंज है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 is from the chapter 3 dimension geometry। हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इनके कोऑर्डिनेट गिवन है 4, 1, -2 एंड 6, 2, -3। Now, according to the question, a man needs to hang how many lanterns? 2, such that these 2 lanterns positions trisects the wire AB. So let this is point C, this is point D. Trisect means these points divides this line segment in 3 equal part. So we can say A से C और C से B जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। यानी C पॉइंट निकालने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा इन द रेशियो 1:2 एंड A to D, D to B, दिस इज 2L अपॉन L, दैट इज 2/1। तो एक बार फिर से सेक्शन फॉर्मूला इन द रेशियो 2:1। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं फॉर द पॉइंट्स 4, 1, -2, 6, 2, -3 इन द रेशियो 1:2, तो C के कोऑर्डिनेट्स 6 × 1 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, कॉमा 2 × 1 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2, कॉमा -3 × 1 प्लस 2 × -2 अपॉन 1 + 2। तो C के जो कोऑर्डिनेट हैं 6 + 8/3, 4/3, -3 -4 अपॉन 3। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट 14/3, 4/3, -7/3। अब D के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम इन द रेशियो 2:1। तो पॉइंट A 4, 1, -2, पॉइंट B 6, 2, -3, D पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला 2:1। तो D के कोऑर्डिनेट्स 2 × 6 + 4 अपॉन 3, 4 + 1 अपॉन 3, -6 -2 अपॉन 3। तो दिस इज 12 + 4, 16/3, 5/3, -8/3। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई पॉइंट C पॉइंट D की, जहाँ पे आपने
लैंड ट्रेन को हैंग करना है, ताकि ये हमारे पास जो गिवन लाइन सेगमेंट वायर है उसको ट्राइसेक्ट करेंगे, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 इज फ्रॉम डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स। मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपने सारे स्टेप्स लिखते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 2 लगा सकते हैं। dy बाई डी एक्स, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो रूट कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। अब रूट ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये सब कुछ। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहें तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स को बचा दो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, चाहो तो आप इसकी पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब आपने कैसी सिंप्लीफिकेशन की होगी वो मुझे नहीं पता, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर। तो आपको 2 वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो हमें एक वेक्टर निकालना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो हमें बताया जाता है जो ए क्रॉस बी होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। तो आपके पास i के साथ आएगा 4 - 3, j के साथ -6 - 4, k के साथ 9 + 8। तो दिस इज i + 10j + 17k। अब हमारे पास जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, तो हमने काम किया, इसको नाम दिया n वेक्टर। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1 + 100 + 289 विच इज इक्वल्स टू 290 + 100 विच इज 390। तो जो a क्रॉस b है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास √390 है। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट चाहिए। तो वो वेक्टर जो वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा 5 से मल्टीप्लाई, और इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो i + 10j + 17k और मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो गया √390। अब हमें बताया जाता है ऐसे 2 वेक्टर हो सकते हैं a क्रॉस b के परपेंडिकुलर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन गोइंग इन द प्लेन। तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस लिखना चाहिए। तो ये आपके पास वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा और वो गिवन वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नाउ इसमें आपके पास ऑप्शन भी थी, और वाला पार्ट यहाँ पे 24 में भी अभी हम सॉल्व करते हैं। नाउ a डॉट बी a डॉट सी इक्वल है, तो a डॉट बी इक्वल्स टू a डॉट सी। तो a डॉट बी माइनस a डॉट सी इक्वल्स टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज a डॉट बी माइनस c इक्वल्स टू 0। मीन्स वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b माइनस c, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आया। अब हमारे पास a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c। सिमिलर वे से a क्रॉस b माइनस c भी 0 आ गया।
अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है अगर वो आपस में पैरेलल है। अब ए पैरेलल है बी माइनस सी के, ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ए नॉन ज़ीरो दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास ये तभी पॉसिबल होगा जब बी माइनस सी को हम ज़ीरो करेंगे, यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा। यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 24 में जो और वाला पार्ट है वो बहुत सीधा सीधा था। y दे रखा है 5 टाइम cos x माइनस 3 टाइम sin x और हमें ये शो करना है। जब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे रिलेशन अपने आप बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, जब पहला डेरिवेटिव निकाला माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, फिर से डिफरेंशिएट किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो 5 cos x माइनस 3 sin x। आप नोटिस कर सकते हैं ये कौन है, ये y है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0 के इक्वल, और यही हमें शो करना था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये आपके पास। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज। ट्वेंटी 25 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। चलो पेज की जो ऑर्डरिंग थी थोड़ी गड़बड़ हो गई, नथिंग टू वरी। हमारे पास फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज के लिए हमें डेरिवेटिव का रोल चाहिए होता है। तो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, 3 कॉमन sin 3x प्लस cos 3x। क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं तो इसको ज़ीरो करके काम कर सकते हैं, या फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। तो आपने अपनी तरफ से √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दिया। इसको आप कह सकते हैं cos 45 डिग्री, ये sin 45 डिग्री। तो दिस इज 3√2 cos पाई बाई 4 sin 3x प्लस sin पाई बाई 4 cos 3x। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास साइन ऑफ a प्लस बी का। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास डेरिवेटिव का साइन चेंज देखना है। तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज करेगा जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यानी जब साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होता है जब x की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में, मीन्स 3x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। तो जो x है उसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 12 से पाई बाई 4। तो ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज है। अब डिक्रीज के लिए जाएं, तो जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। साइन की वैल्यू नेगेटिव हमें बताया जाता है 180 डिग्री से, साइन की वैल्यू नेगेटिव 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो कहने का मतलब 3x प्लस पाई बाई 4 लाई करेगा पाई से लेके 2 पाई के बीच में। 3x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, x की वैल्यू पाई बाई 4 से आपके पास 7 पाई बाई 12। तो हम इस इंटरवल को जो हमें चाहिए था उसको
ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे 0 से π/2 में ब्रेक करना है, यानी कि 0 से π/4 में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। π/4 से लेके यहाँ तक रुकूँ मैं π/2 तक, तो ये डिक्रीज करने लग जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करते हुए ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज फ्रॉम चैप्टर वेक्टर्स। 3 वेक्टर हैं A, B, C, जिनका सम 0 दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और हमें एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B को फाइंड आउट करना है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0, तो वी कैन से A प्लस B इक्वल्स टू माइनस C। डॉट प्रोडक्ट को यूज करें, A प्लस B डॉट A प्लस B, तो यहाँ पे माइनस C डॉट माइनस C हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट A डॉट A टू A डॉट B प्लस B डॉट B, दिस इज C डॉट C। A डॉट A मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, B डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर, A डॉट B 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, और जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B जो कि मुझे निकालना है, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो दिस इज 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 49, तो दिस इज 30 cos थीटा इक्वल्स टू 49। 9 और 25 का सम 34, तो दिस इज 15। 30 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री यानी π/3 रेडियंस। तो जो वेक्टर A वेक्टर B है उनके बीच में एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब हमारे पास इसमें और वाला पार्ट जो कि एक रूटीन क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने NCERT से इसको सॉल्व कर रखा होगा। 2 वेक्टर A और B जिनके बीच में एंगल थीटा, इस रिजल्ट को हमने देखना है और ये यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास A माइनस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A माइनस B डॉट A माइनस B, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर माइनस 2 टाइम A डॉट B, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यूनिट वेक्टर वैल्यू 1, तो 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब आपको स्क्वायर रूट लेना था, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो A माइनस B का मैग्नीट्यूड 2 साइन थीटा/2 हो जाएगा, और यही हमें शो करना था। तो ये सीधा सीधा रूटीन क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने अच्छे से कर रखा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, y/x की फॉर्म आते ही y/x की फॉर्म आते ही हमें पता चल जाता है कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इसको इरेज कर दूं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, तो चीज़ें y/x की फॉर्म में दिख रही हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज dy/dx इक्वल्स टू y/x कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो गया, प्लस x और x कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ऑफ y/x। तो y/x को अभी हम रिप्लेस करेंगे v के साथ, तो लेट
वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वी, वाई इक्वल्स टू वी एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे पुट किया जाए तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस सीकेंट ऑफ वाई बाई एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास वाई बाई एक्स को वी, तो डी वी अपॉन सीकेंट वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स कॉस ऑफ वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ऑफ वी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नाउ आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो इवेंट के बारे में बात कर रहा है, उनको हम नेम कर दें। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट बाय ए कलरिंग बुक, तो कलरिंग बुक को बाय करने की प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने नाम दे दिया PA। उसके बाद शी बायज ए बुक ऑफ बॉक्स ऑफ कलर, तो बॉक्स ऑफ कलर को बाय करने की प्रोबेबिलिटी को नाम दे दिया PB। तो आपके पास इवेंट ए इवेंट बी अवेलेबल हो गई। अब द प्रोबेबिलिटी दैट शी बायज ए कलरिंग बुक गिवन दैट शी बायज आ तो इनको नाम ए और बी दें। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.2 एंड अब ये कह रहा है शी बायज ए कलरिंग बुक व्हेन शी बायज ए बॉक्स कलर इज 0.3, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अवेलेबल हो गया, 0.3 इंटू पी की वैल्यू है मेरे पास, तो 0.3 इंटू 0.2 विच इज 0.6। तो आपके पास पहले पार्ट का आंसर बायज बोथ कलरिंग बुक एंड बॉक्स ऑफ कलर इज 0.6। अब पार्ट 2 बायज ए बॉक्स ऑफ कलर गिवन शी बायज ए कलरिंग बुक, यानी ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर से फॉर्मूला, सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 0.6, 0.7, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6/7। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना था और ये सारी चीज़ें आपने लिखनी थी। एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे, जिसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछी जा रही है और ये जो क्वेश्चन है वो विद रिप्लेसमेंट का है या विदाउट रिप्लेसमेंट का, जिसने सोच लिया उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फ्रूट बॉक्स में 6 एप्पल हैं, 4 ऑरेंजेस हैं और आपने क्या किया, फ्रूट 3 एट ए टाइम, और हर बार आपने फ्रूट को रिप्लेस कर दिया, यानी कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ विद रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास x डिनोट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 0 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 ऑरेंज, तो यहाँ पे x और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी px।
तो ज़ीरो ऑरेंज, सॉरी हमें चाहिए ज़ीरो ऑरेंज, यानी कि हमारे पास फर्स्ट फ्रूट एप्पल, सेकंड भी एप्पल और थर्ड भी एप्पल, तो एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी 6/10, 6/10, 6/10। अब वन ऑरेंज यानी एक ऑरेंज है, दो एप्पल हैं, अब वो क्या सिचुएशन बनेगी, तो हमने कहा 3C1। अब 3C1 एक ऑरेंज 4/10, बाकी दो एप्पल 6/10, 6/10। इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ऑरेंज एप्पल एप्पल, एप्पल ऑरेंज एप्पल, एप्पल एप्पल ऑरेंज, यानी कितने केस बनेंगे आपके पास, 3 केस 3C1। अब आपको क्या चाहिए, दो ऑरेंज 3C2, 4/10, 4/10 इंटू 6/10, यानी कि ऑरेंज ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज ऑरेंज, तीनों ऑरेंज 4/10, 4/10, 4/10। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ चुकी है। अब हमसे एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की जा रही है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन, और मीन कैलकुलेट करना आपको आता है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें x इंटू पी एक्स का प्रोडक्ट करके समेशन कर देंगे। तो ये 0, 3 इंटू 4/10, 6/10 इंटू 6/10, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 4/10, 4/10 इंटू 6/10, दिस इज 3 इंटू 4/10, 4/10, 4/10। इसको ऐड करते आप, दैट इज समेशन x इंटू पी एक्स, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन यानी मीन बन जाती। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था तो ये आपको चूज करना था, और वाली ऑप्शन में था कि कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सोच लेते, इजी था, यहाँ पे कैलकुलेशन आपके पास ज़्यादा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 30, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो लेट कर लिया हमने एक्स स्क्वायर को v, तो 2x dx इक्वल्स टू dv। तो जो इंटीग्रल है I कैन बी रिटन एज dv अपॉन v+3 v-5। ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/v-5 माइनस 1/v+3। सिंप्लीफाई करेंगे, v कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो दिस इज 1/8 log ऑफ v-5 अपॉन v+3 प्लस c। ये c लगाना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में आधा नंबर c की वजह से काट लिया जाता है। तो 1/8 v की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जाइए। और पार्ट भी है इसमें, तो और पार्ट, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मॉडुलस डिफाइन करना आपको आता है। मॉड x-2 होता है x-2 जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, 2 - x when x is less than 2। Similarly, mod of x-4 is x-4 when x is greater than or equals to 4, 4 - x when x is less than 4। तो हमें 1 से 4 तक जाना है।